नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं और मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं। तो इस वीडियो में मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी थैंक यू। मैम इंटरव्यू कैसा रहा आपका? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा, ठीक रहा। ओके, तो मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज सबसे पहले तो। मेरा नाम नूरा शाहिद से, मैं बैंगलोर कर्नाटक से आई हूँ। ओके, और इंटरव्यू बोर्ड कौन सा था आपका एंड ये अटेम्प्ट कौन सा है आपका और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है। मेरा इंटरव्यू बोर्ड सुमन शर्मा मैम। अच्छा, ओके। एंड इंग्लिश मीडियम में हुआ? जी इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो मैम जैसे कि आप सबसे पहले एंटर कर दिए पैनल के सामने, किस सवाल से आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है? मेरे बर्थ ईयर से ही पूछा। आई एम बॉर्न 2000 टू 2000 ईयर का ही पूछ लिया कि जो पैदा हुए 2000 में उनको क्या बोला जाता है। मैंने कहा उनको मिलेनियर्स कहा जाता है। देन मैम आस्क्ड मी व्हाट अबाउट पोस्ट 2000 बॉर्न। आई सेड मैम उनको जेन ज़ी कहा जाता है। देन शी आस्क्ड मी व्हाट आर द 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ मिलेनियर्स। मिलेनियर्स की क्या अच्छी बात है। मैंने बताया अच्छे जो है जो। फिर उन्होंने नेगेटिव जो पूछा, मैंने पूछा बोला थोड़ा ओवरथिंक करते हैं और शॉर्ट टर्म गेन्स देते हैं ऐसा। अभी तो जनरेशन चेंज हो गई है, बीटा आ गया है, तो इसके बारे में नहीं था। फिर उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, अभी तो 2020 बॉर्न है उनको क्या बोला जाता है। मुझे बीटा माइंड में तो नहीं आ रहा था, पर पढ़ा था मैंने, उस टाइम याद नहीं आ रहा था। मैंने बोला सॉरी मैम आई एम अनेबल टू रिकॉल। फिर मैम ने मुझे बोला कि दे आर कॉल्ड अस बीटा। अच्छा, हाँ। तो मैम ओवरऑल मैं अगर बात करूँ कितनी देर चला होगा इंटरव्यू? तकरीबन 25 मिनट। अच्छा, और सॉरी कितने सवालों में बोलना पड़ा था? 2 सवालों में बोला मैंने। क्या जब वहाँ पर कैंडिडेट सॉरी बोलते हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस फील होती है, या फिर अगर सॉरी बोल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती? अगर आपको नहीं मालूम है, नहीं पता है तो सॉरी आराम से बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भी समझेंगे, आपको भी अच्छा महसूस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बोलने में तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहे ना। जी जी बिल्कुल। हाँ ओके, हाँ, गलत बताने से बेटर है कि सॉरी बोल दिया आपकी सच्चाई दिखा रही है। आपको पता है, आपको नहीं मालूम है तो आप सॉरी बोल के आपकी सच्चाई दिखाइए रादर देन शो ऑफ करने के। ओके, ओके मैम। एंड इसके अलावा सवाल किस तरह के पूछे गए थे आपसे? सवाल मेरे से डेफ बेस्ड है मोस्ट ऑफ देम, और 50% तो डेफ कहूंगी और बाकी के तो जैसे मेरा ऑप्शन PSR है तो इंडिया नेबरहुड रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ पूछा, और इंडिया चाइना डैम जो बन रहा है उसके बारे में बहुत कुछ पूछा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा है नहीं, मैंने सोशल साइंस से ग्रेजुएशन किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पूछा और मेरे स्टेट के बारे में बहुत पूछा। हॉबीज वगैरह से कोई सवाल? नहीं, हॉबीज से तो कोई सवाल नहीं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूं कि देखिए, जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी थी तो बहुत सारी चैलेंजेस सामने आई थी, जैसे कि न्यूज़पेपर का ढेर, एनसीईआरटीज कब खत्म होंगी, और दूसरी तरफ मॉक टेस्ट से भी बहुत ज्यादा डर लगता था। और जब तक मुझे यह समझ आया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी और सेल्फ एवेल्युएशन बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए, लेकिन तब तक 2-3 अटेम्प्ट खराब हो चुके थे। लेकिन आपको दोस्तों ये सभी स्ट्रगल और ये सारी मिस्टेक्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास एलीट रिकमेंड करता हूं, जहां पर एक ही जगह आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा, और मेरी तरह आपकी यूपीएससी की जर्नी में यह गेम चेंजर साबित होगा। यहां पर आपको टेक्स्ट बुक पास एलीट में मिलता है प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की थोरो प्रैक्टिस के लिए 300+ टेस्ट, 2011 से 2024 के PYQs, डेली समाधान करंट अफेयर्स, यानी कि रोज की चीट शीट्स आपको मिलेंगी, और इस चीट शीट्स में आपको स्टैटिक टॉपिक्स जो रिवीजन करने हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इसमें टेक्स्ट बुक पास एलीट आपकी बहुत मदद कर सकता है, और अगर आप मेरा कूपन कोड MBKB10 यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, अभी कीजिए, देर किस बात की दोस्तों। मेरा कूपन कोड और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। ओके, एंड मैम अब मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजी को जानना चाहूंगा कि आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी किस तरह की थी, कौन सी अप्रोच आपने फॉलो करी थी, ताकि जो एस्पिरेंट आ रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि हाँ इस तरह की तैयारी करी जाए, इस तरह की अप्रोच फॉलो की जाए तो कम से कम प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बैरियर होता है। और सर मैं एक कहूंगी कि प्रीलिम्स के लिए तो एक तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जी। पहला तो आप एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन करिए, एनसीईआरटी के बाहर मत जाइए। एनसीईआरटी जो फाउंडेशन बुक्स हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, फिर टेस्ट लगवाइए, प्रैक्टिस करिए। और तीसरी चीज मैं बोलूंगी कि PYQs करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, लास्ट 20-25 ईयर्स के PYQs अच्छे से करिए। PYQs ऐसे करना कि देखिए आप देखो इसमें कि कौन से क्वेश्चंस में आप अच्छे से कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, जो क्वेश्चंस आ नहीं रहे आपको, तो ऐसे एनालाइज करिए अपने आप को, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए।
जी मैम, और मैं उसी पर CSET आ रहा था, हाँ उसी पर आ रहा था सीसेट से पहले कि पीवाईक्यूज को कैसे करा जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है। वो सिर्फ देख लेते हैं, ज्यादा करते नोट्स बना लेते हैं, लेकिन उसका इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो किस तरह से अप्रोच, कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए पीवाईक्यूज को करते टाइम? मैंने मेरे पहले तो अटेम्प्ट में प्रिलिम्स नहीं हुआ था। मैंने जो एनालाइज किया, मैंने समझा कि मैंने पीवाईक्यू अच्छे से नहीं किया। फिर थर्ड अटेम्प्ट में जब मेरा प्रिलिम्स हुआ तो मैंने एनालाइज किया, मैंने पीवाईक्यू अच्छे से किया था। बच्चे ये करते हैं कि पीवाईक्यू सिर्फ पढ़ते हैं या देखते हैं, पर उनको पढ़ना नहीं चाहिए। पीवाईक्यू के आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रिंट निकालिए, उठाइए, 2 घंटे बैठ के आराम से सॉल्व करिए। खुद सॉल्व करना होगा, पढ़ना नहीं है, आंसर्स नहीं पढ़ना है, खुद पीवाईक्यू सॉल्व करना है, फिर एनालाइज करना है कि किस क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कौन क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। फिर खुद से बैठ के एनालाइज करिए, फिर आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पहचानिए, फिर उस पे काम करिए। अच्छा, जहाँ पर आपकी लग रहा है कि ये मेरा वीक एरिया है या वीक पॉइंट, हाँ उस पर ज्यादा। और पीवाईक्यू करने से ही मालूम होगा कि आपका कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, उस पर काम करना चाहिए। जी मैम, इसके अलावा मैम आपने अभी बोला था एनसीईआरटी के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने एनसीईआरटी को कितनी बार किया था, और कितनी बार अगर करा जाए तो ये है कि हाँ भाई अब बेनिफिट होगा उसका और फायदा हो सकता है कि भाई क्रैक किया जाए। एनसीईआरटी को मुझे इतना याद नहीं है कि मैंने कितनी बार किया, पर मैक्सिमम मैं बोल सकती हूँ 4-5 बार तो पढ़ना ही चाहिए। अच्छा। मल्टीपल रिविजन तो चाहिए, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन है ना, रोबोट तो नहीं है, भूल जाते हैं, तो रिविजन तो चाहिए। तो आप ये कह रही हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स पर उतना ज्यादा फोकस ना करके एनसीईआरटी पर अगर करा जाए तो निकाला जा सकता है। स्टैंडर्ड बुक भी जरूरी है, पर एनसीईआरटी अपना फाउंडेशन बनाइए, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ते रहिए। जी मैम, एंड मैम सीसेट भी एक थोड़ा सा बैरियर क्रिएट कर रहा है आजकल, क्योंकि उसकी टफनेस लेवल बढ़ता जा रहा है। कुछ एक आध साल का अगर छोड़ दिया जाए तो क्या कहेंगे सीसेट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या बेसिक जो उसके लिए क्या फॉलो करना चाहिए? सीसेट के लिए मैंने 2023 का सीसेट निकाला था। जो मेरा पास हुआ था, क्वालिफाई हुआ था, जो कि बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था। सीसेट के लिए मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि अगेन पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर उठाया, मैंने खुद सॉल्व किया, फिर मैंने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है और वीकनेस कौन सी है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ्स मेरी वीकनेस है और कॉम्प्रहेंशन मेरा स्ट्रेंथ है। तो आई शार्पन माई कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, एंड ऑल्सो जो मैथ्स में जो टॉपिक्स है, जैसे परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम डिस्टेंस है, जो मुझे अच्छे से आ रहे थे, मैंने सिर्फ उस पर काम किया। और जो टॉपिक्स मुझे नहीं आ रहे थे, मैंने उसे छोड़ दिया। क्योंकि CSAT is just qualifying paper, you have to take some 70 marks. So again, focus on your strength, work on your weakness. अच्छे से एनालाइज करिए कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा अपना वीकनेस है। पर सीसेट को मत नेग्लेक्ट करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैम आप ये कह रही हैं कि सीसेट में अगर किसी एक पोर्शन पर फोकस किया जाए, उस पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली जाए, तो सीसेट को क्वालिफाइंग किया जाए। सिर्फ मैं ये नहीं कहती सिर्फ कॉम्प्रेशन करके आप निकाल लोगे। कॉम्प्रेशन के साथ साथ मैथ्स के जो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं उसमें, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन और डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, और परसेंटेज है। मुझे परसेंटेज अच्छे से आता था, मैंने परसेंटेज अच्छे से किया, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ऑल। आप टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, देखिए आपको उसमें कौन से अच्छे आ रहे हैं, जिस पे आपकी पकड़ ज्यादा है, और उस पे काम करिए, वर्क करिए, प्रैक्टिस करिए हर रोज। जी मैम, आंसर राइटिंग की अप्रोच आपने क्या फॉलो करी थी आंसर राइटिंग के लिए? आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत की थी मैंने। जी, उसमें एक्चुअली में क्या पॉइंट फॉर्मेट में लिखती थी आप, डायग्राम वगैरह डालती थी, क्या वो जरूरी होता है, या फिर अगर कोई सिंपल आंसर लिखे तो क्या उससे नंबर लिए जा सकते हैं? सिंपल आंसर से नंबर आते हैं, लेकिन आपको अगर वैल्यू मार्क्स मिलने चाहिए तो पॉइंट्स करना जरूरी है, डायग्राम्स बनाना जरूरी है, फैक्ट्स फिगर लिखना जरूरी है, और कमिटी रिपोर्ट्स एंड ऑल, ये तो आपको बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे तो। वैल्यू एडिशन के लिए क्या करना चाहिए कैंडिडेट को? वैल्यू एडिशन के लिए डायग्राम्स बनाइए, पॉइंट्स में लिखिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, फिर डेटा ऐड करिए। जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, क्या कहीं उनको कहाँ से शुरुआत किया जाए? अभी तो मेंस अब जनवरी तक मेंस कर सकते हैं, फिर फरवरी से आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए, प्रीलिम्स अच्छे से करिए, फिर मेंस पे अच्छे से कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप।